आज हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के पाठ आंकड़ों का व्यवस्थीकरण के भाग 2 का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत करने के लिए हम सीधे स्रोत सामग्री में दी गई हॉरिस से क्रिस्ट की परिभाषा पर आते हैं। उन्होंने कहा था कि सांख्यिकी में श्रृंखला उन आंकड़ों या आंकड़ों के गुणों को कहते हैं जो किसी तर्कपूर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। बिल्कुल। अगर मैं इस परिभाषा को थोड़ा आसान करके समझाऊं तो बस स्कूल की प्रार्थना के समय की कल्पना कीजिए। मैदान में बहुत सारे बच्चे यूं ही इधर उधर खड़े हैं तो बिना किसी क्रम के वो बस एक भीड़ है। सही कहा। लेकिन जैसे ही पीटी टीचर सीटी बजाते हैं और कहते हैं कि रोल नंबर या ऊंचाई के हिसाब से लाइन में खड़े हो जाओ, तो वो भीड़ अचानक एक श्रृंखला बन जाती है। एकदम सही। एक नियम में बंधते ही वो श्रृंखला है। और सांख्यिकी भी बिल्कुल यही करती है। जब कोई अनुसंधानकर्ता डेटा जमा करता है ना, तो उसे अव्यवस्थित या कच्चे आंकड़े कहते हैं। वो उसी बिना लाइन वाली भीड़ की तरह होते हैं। मतलब उन कच्चे आंकड़ों से कुछ भी समझना मुश्किल है। बिल्कुल असंभव है। इसलिए सबसे पहला कदम होता है उन शुद्ध कच्चे आंकड़ों का रूपांतरण करना, उन्हें एक सांख्यिकीय ढांचे में ढालना। जैसे हमारे नोट्स में एक उदाहरण है, बिखरे हुए आंकड़े हैं 25, 12, 45, 12 और 30। हाँ, ये अव्यवस्थित है। लेकिन अगर हम इन्हें बढ़ते क्रम में लगा दें तो ये 12, 12, 25, 30 और 45 हो जाते हैं। और देखिए, क्रम में लगाते ही आपको तुरंत दो चीजें पता चल गईं। सबसे छोटी संख्या 12 और सबसे बड़ी 45। बिल्कुल। कच्चे आंकड़ों में ये ढूंढना मुश्किल था, पर व्यवस्थित होते ही ये तुरंत सामने आ गए। क्या बात है। अब इन्हें व्यवस्थित करने के भी प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले आती है व्यक्तिगत श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला मतलब इंडिविजुअल सीरीज। इसमें क्या होता है? इसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है। मतलब हर मद स्वतंत्र होती है और कोई आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी नहीं होती इसमें। अच्छा, तो इसे तालिका के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए 5 विद्यार्थी हैं, ए, बी, सी, डी और ई। हाँ, और हम उनके जेब खर्च को आरोही क्रम में लगाते हैं। तो ए का 50 रुपए, बी का 80, सी का 120, डी का 150 और ई का 200 रुपए। और अगर हम इसे अवरोही में लगाएं तो ई का 200 रुपए सबसे ऊपर आएगा। इससे तो न्यूनतम 50 और अधिकतम 200 तुरंत दिख जाता है। ये तरीका बहुत स्पष्ट है छोटे समूहों के लिए। बिल्कुल। पर एक मिनट, यहाँ एक व्यवहारिक समस्या लग रही है मुझे। ये तरीका 5 या 10 छात्रों के लिए तो ठीक है, पर मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में 5000 छात्र हों, तो क्या होगा? वही तो। क्या हम हर एक का नाम और जेब खर्च ऐसे ही लिखेंगे? ये तो कभी ना खत्म होने वाली सूची बन जाएगी। यहीं से व्यक्तिगत श्रृंखला की सीमाएं शुरू होती हैं और हमें आवृत्ति की ओर बढ़ना पड़ता है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, है ना? हाँ बिल्कुल। जब डेटा विशाल हो तो हम हर इकाई को अलग नहीं लिख सकते। हमें देखना होता है कि कोई विशेष मूल्य कितनी बार आ रहा है। जैसे 5000 में से 400 छात्रों के 10 अंक आए तो अंक 10 की आवृत्ति 400 हो गई। समझ गई। तो एक विशिष्ट अंक की पुनरावृत्ति आवृत्ति है। लेकिन अगर एक पूरी रेंज हो, जैसे 10 से 20 अंक वाले कुल कितने छात्र हैं, तो उससे क्या कहेंगे? उसे हम वर्ग आवृत्ति या क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर उस 10 से 20 की रेंज में 800 छात्र हैं तो उस पूरे वर्ग की आवृत्ति 800 मानी जाएगी। अच्छा, तो इतनी बड़ी संख्या को बिना गलती किए गिनते कैसे हैं? इसके लिए हम मिलान रेखाओं यानी टैली बार्स का उपयोग करते हैं, जिसे फॉरेन क्रॉस विधि भी कहा जाता है। मैं इसे दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ। 1 के लिए 1 खड़ी लकीर, 2 के लिए 2 और 4 तक 4 खड़ी लकीरें। बिल्कुल। और 5वीं इकाई पर हम 5वीं लकीर नहीं खींचते। तो क्या करते हैं? हम उन 4 लकीरों को एक तिरछी रेखा से काट देते हैं। यह मानवीय भूल को कम करने का बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। अरे, ये तो पुराने जमाने में लकड़ियों के बंडल बनाने जैसा है। 5-5 का बंडल बनाओ और सीधे गिन लो, गलती होने का कोई चांस ही नहीं। सही बात है। अब जब हम आवृत्ति गिनना सीख गए हैं तो इसके प्रकारों पर बात करते हैं। मुख्य रूप से खंडित और अखंडित श्रृंखला होती है। तो खंडित श्रृंखला यानी डिस्क्रीट सीरीज, इसमें क्या अलग होता है? ये हमेशा पूर्ण अंकों में बढ़ती है। इसमें दशमलव की कोई गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, कोई उदाहरण से समझाइए। जैसे एक तालिका में हम परिवारों में कारों की संख्या गिन रहे हैं। 1 कार वाले 3 परिवार हैं, 2 कार वाले 5 परिवार हैं। अब क्या किसी परिवार के पास 1.5 कार हो सकती है? बिल्कुल नहीं, कार तो पूरी होगी ना। हाँ, तो ये पूर्ण अंक ही रहेगा। दूसरी ओर अखंडित श्रृंखला या कंटिन्यूअस सीरीज है। ये कैसे काम करती है? यह निश्चित सीमाओं या वर्गों के बीच चलती है।
जैसे विद्यार्थियों का वजन। तालिका में 40 से 50 किलो के वर्ग में 4 विद्यार्थी हैं। यहाँ वजन 42.5 किलो भी हो सकता है। मतलब ये पूर्ण अंक तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। और इसी आधार पर हम आवृत्ति व्यू और आवृत्ति वितरण को अलग कर सकते हैं। तो आवृत्ति व्यू क्या होता है? आवृत्ति व्यू खंडित चरों के लिए प्रयोग होता है, जहां हमारे पास सटीक मूल्य होते हैं, जैसे कमरों की संख्या। और आवृत्ति वितरण? वो अखंडित चरों के लिए है, जहां हम वर्ग अंतरालों का उपयोग करते हैं, जैसे ऊंचाई या आय। अगर मैं इसे एक छवि में बदलूं, तो आवृत्ति व्यू का मतलब है सटीक निशाने पे तीर मारना। हमें ठीक ठीक पता है कि लक्ष्य क्या है। हाँ, बहुत सही कहा। और वितरण का मतलब है समुद्र में एक बड़ा जाल बिछाना, जहां हम एक पूरे रेंज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अब जब हमने जाल बिछाने की बात की है, तो हमें उस जाल की सीमाओं को भी परिभाषित करना होगा। और यहाँ सांख्यिकी के 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रकार सामने आते हैं। कौन से 2 प्रकार? अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव और समावेशी यानी इंक्लूसिव। अच्छा, चलिए पहले अपवर्जी को डिकोड करते हैं। इसका नियम क्या है? इसका नियम है कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा होती है। तालिका में देखें तो पहला वर्ग है 10 से 20 और अगला है 20 से 30। तो यहाँ तो एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है। कैसा भ्रम? मान लीजिए किसी छात्र को ठीक 20 अंक मिले हैं, तो उसे 10 से 20 में रखेंगे या 20 से 30 में? उसे 10 से 20 से अपवर्जित कर दिया जाएगा, मतलब बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, तो वो कहाँ जाएगा? वो अगले वर्ग यानी 20 से 30 में गिना जाएगा। 10 से 20 वर्ग का असली अर्थ है 10 से लेकर 19.99 तक के अंक। समझ गई। इसके उलट समावेशी श्रृंखला में एक वर्ग की ऊपरी सीमा उसी वर्ग में शामिल होती है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे पहला वर्ग 10 से 14, दूसरा 15 से 19 और तीसरा 20 से 24। इस पे तो कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं। 14 अंक वाला छात्र 10 से 14 में ही रहेगा, क्योंकि अगला वर्ग 15 से शुरू हो रहा है। सही कहा। इसमें कोई भ्रम नहीं रहता। अब यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। समावेशी श्रृंखला कितनी स्पष्ट है, न कोई भ्रम न कोई ओवरलैप। हाँ। जो नंबर जहां दिख रहा है वहीं रहेगा। तो फिर हम अपवर्जी श्रृंखला का इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? बेवजह का नियम क्यों पालना कि 20 को अगले डिब्बे में धकेलो? ये उलझन स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब सांख्यिकी के वैज्ञानिक ग्राफिक्स में छुपा है। ग्राफिक्स मतलब? जब हमें आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम बनाने होते हैं, तो डेटा में निरंतरता होनी चाहिए। अच्छा, निरंतरता। हाँ, समावेशी श्रृंखला में 14 और 15 के बीच एक खाली स्थान या गैप रह जाता है। अगर किसी के अंक 14.5 आ जाएं, तो वो ना तो 10 से 14 में आ सकता है और ना ही 15 से 19 में। अरे हाँ, ऐसे में तो ग्राफ बीच में ही टूट जाएगा। बिल्कुल। इसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमें समावेशी श्रृंखला को अपवर्जी में बदलना ही पड़ता है। अच्छा, तो अब हमें इस गैप को भरने की गणितीय प्रक्रिया समझनी होगी। समावेशी से अपवर्जी में ये परिवर्तन कैसे होता है? इसके 3 बहुत सरल चरण हैं। सबसे पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा का अंतर निकालें। हमारी तालिका में 15 और 14 का अंतर 1 है। ठीक है, अंतर 1 आ गया। दूसरे चरण में इस अंतर को 2 से भाग दें। 1 का आधा हुआ 0.5। और तीसरा चरण? तीसरे चरण में इस 0.5 को हर वर्ग की निचली सीमा से घटाएं और ऊपरी सीमा में जोड़ दें। इसे लागू करके देखते हैं। पहला वर्ग था 10 से 14। निचली सीमा 10 में से 0.5 घटाया तो बना 9.5। हाँ, बिल्कुल। और ऊपरी सीमा 14 में 0.5 जोड़ा तो बना 14.5। तो नया वर्ग बन गया 9.5 से 14.5। सही जा रही हैं आप। और दूसरा वर्ग 15 से 19 था, वो बन गया 14.5 से 19.5। अरे, अब मुझे ये समझ आ रहा है। क्या समझ आया? ये बिल्कुल एक टूटे हुए पुल को जोड़ने जैसा है। 14 और 15 के बीच जो खाई थी, उसे भरने के लिए हमने दोनों किनारों से आधा आधा कदम आगे बढ़ाया और वे ठीक 14.5 पर आकर मिल गए। बिल्कुल सही। अब डेटा बिना रुके बह सकता है और ग्राफ में कभी कोई दरार नहीं आती। बहुत खूब। अब हम कुछ ऐसी श्रृंखलाओं पर विचार करते हैं जो सामान्य नहीं है, जैसे खुले सिर वाली यानी ओपन एंड श्रृंखला। इसमें क्या अलग होता है? इसमें पहले वर्ग की निचली सीमा और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा गायब होती है। जैसे तालिका में होता है, पहला वर्ग है 10 से कम, फिर 10 से 20 और अंतिम है 30 से अधिक। हाँ।
अब 10 से कम तो कुछ भी हो सकता है, ये शून्य भी हो सकता है और -500 भी। तो हम इन गायब सीमाओं का पता कैसे लगाते हैं? हम डेटा के पैटर्न पर भरोसा करते हैं। बीच के वर्गों को देखिए, 10 से 20 और 20 से 30। इनके बीच 10 का विस्तार है। अच्छा, तो हम ये मान लेते हैं कि पहले और आखिरी वर्ग का विस्तार भी 10 ही रहा होगा। बिल्कुल। इस आधार पर 10 से कम असल में 0 से 10 रहा होगा और 30 से ज्यादा असल में 30 से 40 रहा होगा। इसके बाद एक और रोचक कॉन्सेप्ट आता है, संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, इसमें आवृत्तियों को अलग अलग रखने के बजाय लगातार जोड़ा जाता है। इसके दो रूप हैं, से कम और से अधिक। तो से कम वाली तालिका कैसे काम करती है? इसमें संचयी आवृत्तियां ऊपर से नीचे जुड़ती हैं। मान लीजिए 10 से कम में आवृत्ति 3 है, 20 से कम में हम पिछली आवृत्ति जोड़ देते हैं। मतलब अगर 20 से कम में 5 और बच्चे हैं तो कुल हो गया 3 + 5 = 8। सही है। और 30 से कम में मान लीजिए 7 बच्चे और आ गए, तो 8 और 7 हो गए 15। और उससे अधिक श्रृंखला में हम उल्टी दिशा में चलते हैं ना? हाँ, शीर्ष पर कुल आवृत्ति होती है और नीचे घटती है। जैसे 0 से अधिक कुल 15 बच्चे हैं। 10 से अधिक देखने के लिए हम 0 से 10 वाले 3 बच्चों को घटा देंगे, तो बचेंगे 12। बिल्कुल। फिर 20 से अधिक के लिए उन 12 में से 5 और घटा देंगे, तो बचेंगे 7। एकदम सही गणना है। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम आवृत्तियों को जोड़कर संचयी बना सकते हैं, तो क्या हम इस प्रक्रिया को उल्टा भी कर सकते हैं? मतलब संचयी को वापस साधारण में बदलना? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें सामान्य गणनाओं के लिए अक्सर मूल वर्ग अंतराल की जरूरत पड़ती ही है। चलिए आपकी से कम वाली तालिका को ही वापस बदलते हैं। ठीक है, हमारे पास संचयी आवृत्तियां हैं 10 से कम में 4, 20 से कम में 10 और 30 से कम में 15। तो सबसे पहले हम 10 के अंतर को आधार मानकर नए वर्ग बनाते हैं। 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। अब मूल आवृत्ति कैसे निकालें? अगर 10 से कम अंक लाने वाले 4 बच्चे हैं, तो 0 से 10 वर्ग की आवृत्ति 4 ही रहेगी ना? हाँ। अब 20 से कम अंक लाने वाले कुल 10 बच्चे हैं, लेकिन इनमें से 4 बच्चे तो पहले ही 0 से 10 वाले वर्ग में हैं। तो 10 और 20 के बीच कितने बचे? 10 में से 4 घटाया, बचे 6 बच्चे। और 20 से 30 के लिए क्या करेंगी आप? 15 में से 10 घटाया, बचे 5। अरे ये तो सच में रिवर्स इंजीनियरिंग है। अगर हम आवृत्तियां जोड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो घटाते हुए हम उन्हीं सीढ़ियों से वापस नीचे उतर आए। बिल्कुल सही। अब एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां हमारे पास वर्गों की सीमाएं ही ना हो, बल्कि केवल उनके मध्य बिंदु दिए गए हों। मध्य बिंदु मतलब मिड वैल्यू श्रृंखला? हाँ, इसमें निचली और ऊपरी सीमाएं खोजने के लिए एक गणितीय सूत्र का उपयोग होता है। सूत्र कुछ इस प्रकार है ना कि निचली सीमा L1 = m - i/2 हाँ। और ऊपरी सीमा L2 = m + i/2, जहां m मध्य मूल्य है और i 2 मध्य मूल्यों के बीच का अंतर। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण पर लागू करके देखते हैं। मान लीजिए दिए गए मध्य मूल्य हैं 5, 15 और 25। मुझे ये खुद करके देखने दीजिए। बिल्कुल। पहले अंतर i निकालते हैं। 15 और 5 का अंतर 10 है। सूत्र के अनुसार इसका आधा करना है, यानी i/2 हो गया 5। सही है। अब पहले मध्य मूल्य मतलब m = 5 के लिए निचली सीमा होगी 5 - 5 मतलब 0 और ऊपरी सीमा 5 + 5 मतलब 10। तो वर्ग बन गया 0 से 10। और दूसरे के लिए? दूसरे मूल्य 15 के लिए 15 - 5 = 10 और 15 + 5 = 20। वर्ग बना 10 से 20। और तीसरे के लिए भी ऐसा ही होगा? हाँ, 25 के लिए 25 - 5 20 और 25 + 5 30। वर्ग बना 20 से 30। ये गणितीय रूप से बहुत ही संतोषजनक है, सच में। है ना? लेकिन क्या वर्गों की चौड़ाई हमेशा 10-10 या 20-20 के समान अंतर पर ही होती है? नहीं, हमेशा नहीं। कभी-कभी डेटा का फैलाव बहुत असामान्य होता है। इसे असमान वर्गों वाला वितरण कहते हैं। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए एक तालिका है जहां पहला वर्ग 0 से 10 है, जिसकी आवृत्ति 2 है। दूसरा 10 से 20 है, आवृत्ति 3 है। लेकिन तीसरा वर्ग अचानक 20 से 40 हो जाता है, जिसकी आवृत्ति 25 है। और चौथा वर्ग? वो 40 से 80 हो जाता है, जिसकी आवृत्ति 4 है। 1 मिनट, वर्गों की चौड़ाई 10 से सीधे 20 और फिर 40 क्यों कर दी गई?
ऐसा तब किया जाता है जब डेटा किसी एक विशेष जगह बहुत भारी मात्रा में केंद्रित या क्लस्टर हो जाता है। मतलब भीड़ जमा हो जाती है। हाँ, हमारी तालिका में 25 इकाइयां 20 से 40 के बीच जमा हैं। अगर हम यहाँ 10-10 का अंतर रखते तो बहुत सारे खाली वर्ग बन जाते जहाँ कोई डेटा ही नहीं होता। यह विश्लेषण को भ्रामक बना देता है। ये तो बिल्कुल कैमरे के लेंस की तरह काम कर रहा है। कैसे? जहाँ बहुत सारा एक्शन हो रहा है, यानी डेटा केंद्रित है, वहाँ हम छोटे वर्ग बनाकर जूम इन करते हैं, और जहाँ सन्नाटा है, डेटा कम है, वहाँ हम बड़े वर्ग बनाकर जूम आउट कर लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर एक साथ दिख सके। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। अब हम इस पूरी प्रक्रिया के सबसे उन्नत स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक हम जो भी चर्चा कर रहे थे वो एक चर यानी यूनिवेरिएट वितरण था। यूनि मतलब एक। इसमें केवल एक चर होता है ना, जैसे 20 परिवारों की आय। आय हमारा चर है और परिवारों की संख्या आवृत्ति। बिल्कुल, लेकिन असल दुनिया में चीजें अकेले काम नहीं करती हैं। अर्थशास्त्र में तो बिल्कुल भी नहीं। यही द्विचर या बायवेरिएट वितरण का महत्व सामने आता है। बाय मतलब दो। हाँ, जब एक ही इकाई के लिए एक साथ दो चरों के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं तो वो द्विचर कहलाता है। तो तालिका में एक तरफ आय होगी और दूसरी तरफ उनका खर्च। लेकिन हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं दोनों को साथ देखने की? क्योंकि इसके जरिए हम दो चरों के बीच का संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या आय बढ़ने से खर्च बढ़ रहा है? क्या ये अनुपात समान है? अच्छा। ये सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये आर्थिक व्यवहार के वास्तविक पैटर्न को डिकोड करना है। समझ गए। इस सब का अंतिम निष्कर्ष यही है कि सांख्यिकी केवल कागजों पर बनी तालिकाओं का जाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह इंसान के व्यवहार, बाजार की चाल और दुनिया के काम करने के तरीके को समझने का एक बहुत पावरफुल उपकरण है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा पर गहराई से विचार करें तो एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल मन में आता है। वो क्या? सांख्यिकी द्विचर वितरण का उपयोग करके आय और खर्च के बीच के जटिल संबंध को इतनी सटीकता से खोज सकती है। हाँ, खोजती है। तो जरा सोचिए, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अव्यवस्थित आंकड़ों को, जैसे हमारी मोबाइल स्क्रीन देखने की आदतें और हमारे सोने के पैटर्न, इन्हें इसी तरह व्यवस्थित करें और उनके बीच का संबंध खोजें, तो हम अपने ही बारे में कौन से छिपे हुए सच जान सकते हैं। ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। शायद हमारी जिंदगी की बहुत सी समस्याएं केवल अव्यवस्थित रॉ डेटा हैं, जिन्हें बस एक सही श्रृंखला का इंतजार है। ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। छात्र हित में ये उपयोगी वीडियो बनाने के लिए हम मुकेश कुमार जैन जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, का धन्यवाद करते हैं।